बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, क्योंकि हम सब का भी वैसा ही गुजरा है। हम देख रहे हैं कि पहले आपको स्मॉग से कहते थे घरों में रहें, लेकिन ये वीकेंड बगैर स्मॉग के भी हमें घरों में ही गुजारना पड़ा है। सड़कें ब्लॉक थीं और मुल्क भर में बड़े शहर ख़ास तौर पर मुतासर थे और अभी भी मुतासर हैं। कॉल इस वक्त भी जारी है, इस वक्त भी एहतजाज जारी है और मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर भी आपने घर में अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अहबाब से मिलकर वीकेंड तो अच्छा गुजार ही लिया होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एहतियात करें कि एहतजाज करने की वजह से बहुत सी सड़कें ब्लॉक इस वक्त भी हैं और बहुत सारी सड़कों पर आप का गुजर नहीं हो सकता है। तो पहले से जान लें कि कौन कौन सी सड़कें ब्लॉक हैं और हम भी अपने प्रोग्राम्स और अपनी न्यूज़ के ज़रिए आपको इस हवाले से बताते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से तहरीके इंसाफ का एहतजाज है, डी चौक पहुँचने की कॉल है, उसके बाद से हमने देखा मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचने में कोशिश हैं और सबसे बड़ा काफ़िला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी की क़यादत में पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ इस वक्त भी रवां दवा है। काफ़िले में रुकावटें हटाने के लिए कंटेनर्स और दीगर मशीनरी भी शामिल है और हुकूमत तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को वार्निंग दे रही है बार बार और हर सूरत उनको डी चौक पहुँचने से रोकने और गिरफ्तारी का कह रही है। और एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले जो PTI कारकुनान हैं उनकी पकड़ धकड़ भी की गई है। आमिर डोगर, मोइन कुरैशी और जैन कुरैशी को कादिरपुरा टोल प्लाजा मुल्तान से गिरफ्तार भी कर लिया गया और दीगर शहरों से भी काफ़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, क़यादत की भी, कारकुनान की भी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि फैज़ाबाद चौक में जितने लोग आए सबको गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं है। अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा, वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। आपने गुफ्तगू सुनी मोहसिन नकवी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ये कहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। PTI अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती हैं? क्या ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश है? बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त में देती है या दिन देती है जब अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत पाकिस्तान आ रही होती हैं? उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है और तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और मुल्क भर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर बात के हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। जी हाँ, हमें ज्वाइन करेंगे उसामा इकबाल इस्लामाबाद से, डी चौक में मौजूद है एहतशाम खान हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे और लाहौर से हमारे साथ होंगे अफजाल तालिब। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी एहतशाम खान, इस वक्त पेशावर की सूरत हाल क्या है बताइएगा। जो सबसे बड़ा काफिला जो निकला हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में, उसके कब तक इस्लामाबाद के करीब पहुंचने का इम्कान है? क्योंकि आगे तो ऑलरेडी रुकावटें लगाकर रोकना है उन्हें और उसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, देखें जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो मरकज़ी काफ़िला है वो गुज़श्ता रोज़ जो पेशावर से रवाना हुआ था वो इस वक्त हज़ारा इंटरचेंज के करीब पहुंच चुका है। पूरी रात जो है वो मोटरवे के ऊपर 2 मकामात पर शेलिंग होती रही और जो कारकुनान है वो पंजाब पुलिस के साथ उनका आमना सामना होता रहा। इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो बुरहान के करीब पहुंच चुका है और जो उमर अयूब है PTI के मरकज़ी रहनुमा है, उनका गुज़श्ता रोज़ से काफ़िला जो है वो हज़ारा इंटरचेंज के करीब रुका हुआ है और पंजाब पुलिस जो है इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर के काफ़िले पर और उमर अयूब जो है उनके काफ़िले पर शेलिंग कर रहे हैं। रात को जिस वक्त सवाबी से निकले तो सवाबी से सिर्फ गाजी बरोथरा जो पुल है वहाँ पे सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का फासला जो है वो उसमें 6 घंटे लगे थे। पंजाब पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग की गई और रास्ते जो थे मुकम्मल तौर पर बंद थे, मोटरवे थी मुकम्मल सील थी। उसके बाद जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ी काफ़िला था
اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تاہم جیسے ہی برہان کے قریب رات کو یہ قافلہ پہنچا تو رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک، یعنی 6 بجے تک ہم اسی جگہ پہ رات سے انتظار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ بھی یہیں پہ موجود ہے اور برہان سے آگے جو ہے وہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ہرو پل جو ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کارکنان جو ہیں وہ موٹر وے کے اوپر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ خود جو خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ ہے اس کی لیڈ کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے پلان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہزارہ ڈویژن سے قافلہ ہے جس میں مشتاق غنی اور عمر ایوب جو ہے وہاں سے کافی بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان ہزارہ سے کل شام سے ہی وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے اس قافلے کو یہاں پہ روکا گیا۔ ہزارہ کا ڈویژن کا جو قافلہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے اس مرکزی قافلے کے ساتھ شامل ہوگا اور پھر برہان سے اب سے تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک کی جانب رواں دعویٰ ہوگا۔ یہ بھی پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں سے جو قافلے آئے ہیں وہ جو جی ٹی روڈ کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر بعد ہی موٹر وے پہ آئیں گے اور وہ قافلے جو ہیں وہ بھی علی امین کا جو مرکزی قافلہ ہے خیبر پختونخوا کا، اس قافلے میں شامل ہو کر اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس دفعہ کافی مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہ کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں۔ اچھا احتشام، شکریہ، آپ نے پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کیا اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا افضال طالب، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ لاہور کی؟ کیونکہ بہت سے رستے کنٹینرز لگا کر یہاں پر بند کر دیے گئے تھے، لیکن اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے رستوں سے اب کنٹینرز ہٹا بھی دیے گئے، رستے کھول دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے لاہور جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ کنٹینر لگا کر اور بھاری نفری کے ساتھ پولیس نے خاردہ تالے لگا رکھی ہیں اور پورا شہر جو ہے شہر کے تمام داخلی اور خارجی رستے مکمل طور پر بند ہیں۔ اس وقت میں لاہور میں جو ہے مین جو لاہور انٹرس ہے بابو صابو انٹرچینج پر میں موجود ہوں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ مین میں بھی آپ ویژول بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے بیگ میں بھی بڑی تعداد میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کی بھاری تعداد یہاں موجود ہے جنہوں نے خاردہ تالے لگا کر تمام رستے بند کیے۔ اسی طریقے سے لاہور کے ڈفرنٹ ایریا جن میں جی ٹی روڈ ہے، اسی طریقے سے فیض پور انٹرچینج ہے، شادرہ ہے، وہاں تمام جو لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے مکمل طور پر جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چونکہ پولیس کی طرف سے لاہور میں جو ہے لاہور سے اسلام آباد اور پنڈی جانے والے رستے جو چاہے وہ جی ٹی روڈ ہے چاہے وہ موٹر وے ہے وہ بند کرنا تو مقصود تھا، لیکن بعض جگہوں پہ تو پولیس نے جو ہے وہ لاہور کے انٹرنل رستے بھی بند کر دیے، جس کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت لاہور میں جو خارجی راستہ جس میں داتا دربار سے کراس کریں تو داتا دربار کے فوری بعد جو ہے راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مینار پاکستان جو ہے وہاں پہ کنٹینر لگا کر وہ راستے بند کیے گئے۔ اسی طریقے سے بتی چوک جو لاہور کے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے اس سے بھی مکمل طور پر بند کیا، جس سے شادرہ اور لاہور سے کی جو ارد گرد کی تمام آبادیاں ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ رہتے تو لاہور میں ہی ہیں لیکن پولیس کی طرف سے جو کنٹینر لگائے ہیں اس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ ہی کوئی ایمبولینس شہر سے باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی ایمبولینس شہر سے باہر اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے اور لمبی لوگوں کو راستے بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پیدل کئی گھنٹے جو ہے سفر جو ہے پیدل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا یہی کہنا کہ حکومت جو ہے پاکستان اور پی ٹی آئی دونوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان کے اس طرح احتجاج سے عام آدمی کتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہی ابھی تک تو لاہور میں یہ صورتحال ہے۔ ابھی ہماری پولیس افسروں سے بات ہوئی کہ کب تک یہ لاہور سے داخلی اور خارجی راستے کب تک کھلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمیں اس کے حوالے سے جب ہدایات جاری ہوں گی تو اس وقت ہم کب تک کھلیں گے، لیکن ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق یہ وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ 27 جو ہے نومبر تک تمام راستے بند گئے، جس کی وجہ سے شہری اس صورتحال کے بعد شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شہری تو شدید پریشان ہے۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسامہ آپ بتائیے یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد تو پورا سیل ہے، ہر طرف کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اسپیسیفکلی ڈی چوک کی کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل اسلام آباد کو تو مکمل طور پر کنٹینروں کا شہر ہی بنا دیا گیا ہے، اور اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں
ان کے اطراف میں بڑی تعداد میں کنٹینرز رکھے گئے ہیں. کچھ راستے کھولے گئے ہیں, جیسے کہ فیض آباد ہے اس کو عام ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے سنگل لین بنا کر, لیکن جو دیگر راستے ہیں اسلام آباد سے آنے اور جانے والے ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. ٹی چوک رواد سے بھی اسلام آباد بند ہے, اور اس کے علاوہ اگر 26 نمبر چنگی کی بات کریں تو وہ تو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے, اور وہاں پر رینجرز کو جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے, اور کسی بھی قسم کی جو آمد و رفت ہے شہر کے اندر اس کو اس راستے سے بند کر دیا گیا ہے. اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں. ڈی چوک وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہر دفعہ احتجاج کرنے پہنچتی ہے, اور اس دفعہ بھی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ڈی چوک ہی ہے. اگر ہم کل کی بات کریں تو ان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی جو تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام 0 پوائنٹ کے مقام پر نکلے گی, اور اس کے بعد جب قافلے ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے. تو ابھی تک جو حالات ہے وہ ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نہیں پہنچ سکے. جو ٹولیوں کی صورت میں 1-2 کارکنان ہمیں نظر آتے ہیں ان کو اسلام آباد پولیس فوری طور پر گرفتار کرتی ہے اور قریبی تھانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی تعداد میں کارکنان نے نکلنا تھا راولپنڈی اسلام آباد سے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. گزشتہ رات کھنا پل کے علاقے اور جو دھوک کلا خان کا علاقہ ہے جو ایکسپریس ہائی وے پر بنتا ہے یہ علاقہ, وہاں پر شدید شیلنگ ہوئی. کارکنان نکلے تھوڑی بڑی تعداد میں, ان کو جو ہے وہ شیلنگ کے ذریعے منتشر کیا گیا, اور اس کے بعد وہاں سے بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں لائیں. فیض آباد سے بھی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 26 نمبر چنگی ہے وہاں سے بھی کارکنوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا تھا. ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ ہے وہ علی امین کا جو بیسیکلی قافلہ ہے جو کے پی سے آ رہا ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی حدود اور پنجاب کی حدود میں نہیں پہنچ سکا, جبکہ اگر ہم بات کریں عمر ایوب کے قافلے کی تو وہ بھی وہاں سے موٹر وے کہ وہ بھی ہزارہ انٹرچینج پر موجود ہے. احتشام سے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں. احتشام, آپ بتائیے گا کہ ہزارہ انٹرچینج تک پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے ہمیں اس وقت اسامہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو حدود سے بہت دور ہے, تو کیا وجہ ہے؟ کیا مومنٹم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر کوئی چینج آف پلان, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ چینج آف پلان کیوں کیا جا رہا ہے, کہ پہنچنے میں مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیں, جو توقع کی جا رہی تھی کہ جو کارکنان ہیں وہ پنجاب سے اور راولپنڈی سے ڈی چوک گزشتہ رات سے پہنچ جائیں گے, تو اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا کا جو مرکزی قافلہ ہے وہ جب اسلام آباد انٹری کرے گا تو وہاں پہ ایک میسو کراؤڈ ملے گا. لیکن رات کو سچویشن مختلف تھی. ڈی چوک میں جیسے پنجاب سے اور راولپنڈی سے کارکنان جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچے, تو پھر جو خیبر پختونخوا کا قافلہ ہے اس کو آہستہ آہستہ یہاں اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جب ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ پشاور سے روانہ ہوئے تھے, اس وقت ہم پنجاب کی حدود میں یہاں پہ موجود ہیں. یہ برہان کے قریب کا علاقہ ہے. برہان سے ہم تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر پیچھے موٹر وے کے اوپر موجود ہیں, اور اس کی دوسری سائڈ جو ہے یہاں پہ ہزارہ انٹرچینج ہے. یعنی علی امین کا قافلہ جو ہے وہ تو پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. اس کی اگلی منزل جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک ہے. یہاں سے برہان کے قریب سے جو سب سے بڑا ابھی بتایا جا رہا ہے مارکا ہوگا وہ جو ہرو پل ہے, اس کے اوپر پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. اگر یہ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ جو مقابلہ یہاں پہ ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں میں یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے. اور جس طرح جنوبی اضلاع کے قافلے ہیں اور ہزارہ ڈویژن کا جو بڑا قافلہ ہے جو گزشتہ روز سے یہاں پہ انتظار کر رہا ہے, تو پھر اسلام آباد میں جو ڈی چوک کے انٹری کے راستے ہیں وہاں پہ اسلام آباد پولیس کو اور جو اسلام آباد انتظامیہ ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر قافلہ اس وقت تک وہاں پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ اسامہ اقبال, احتشام خان اور افضال طالب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آپ لوگ اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھیے گا, کیونکہ اس طرح کے پروٹیسٹ جب ہوتے ہیں تو جو ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں, ہمارے صحافی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ شیلنگ ہو رہی ہے اور جو صورتحال ہے وہ کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. عامر صاحب, کنٹینر آباد کے حالات ذرا بتائیے گا, کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بھئی احتجاج ناکام ہو گیا ہے اور عوام نے مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور کوئی نہیں نکلی اتنی بڑی تعداد عوام کی جتنی کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کنٹینر جو ہے نا سارا احوال آپ کو اسامہ اقبال نے بتا دیا, اور احتشام بشیر نے کے پی کے اور لاہور سے بھی بتا دیا گیا سارا سب کچھ. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بھی کامیاب ہے اور پی ٹی آئی بھی کامیاب ہے. اچھا, حکومت اس لیے کامیاب ہے کہ حکومت ہمیشہ کامیاب رہتی ہے,
اور حزب اختلاف لوگوں کو لے کے وہاں سے کے پی سے تو پورے پنجاب کے سنگم پہ موجود ہے، لیکن جو خود پنجاب ہے، جو پی ٹی آئی کا گڑھ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ووٹر بھی ہیں، لیکن وہاں سے ان کی قیادت غائب ہے، تو پھر ورکر موجود ہیں لیکن پھر سپورٹر بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مل جل کے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان اکرم راجہ نے کل صبح ایک ویڈیو بنائی، وہ اپنی گاڑی میں اکیلے نکلے ہوئے تھے لاہور کے وزٹ کے اوپر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک جلوس لے کے نکلتے، اور جو بھی پلاننگ تھی ان کی کہ جی ہاں اتنے ہیں۔ اب شیر افضل مروت بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا بھائی جلوس لے کے نکلا ہوا اور میں پارٹی ہائی کمان کے آرڈر کے تحت اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں جوائن کروں گا۔ فواد چودھری جو پارٹی میں نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کے اندر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں اسلام آباد میں، لوگ ہمارے آ چکے ہیں 1200-1300 لوگ۔ اب ان سب لوگوں کا امتحان ہوگا جب کے پی کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوتا ہوا آتا ہے ڈی چوک کی طرف، اور اس کے دوران زائدہ ہرڈل بے شمار ہیں، اور چونکہ عمران خان کی اہلیہ بھی موجود ہیں تو وہ لوگوں کے ایک جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی لیڈرشپ موجود ہے، تو وہاں علی امین اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ رات بیگم بشرا خود کنٹینر پہ آئیں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، تو دو چیزیں اب غلط ہو گئیں۔ ایک یہ کہ وہ سیاست میں ہیں، ایسے ہی جیسے بیگم کلثوم نواز آئی تھی، ایسے ہی جیسے بیگم نصرت بھٹو آئی تھی۔ مستقبل کا فیصلہ ان کا رویہ بتائے گا کہ وہ بیگم کلثوم نواز واپس گھر چلی گئی تھی اپنے شوہر کو ریلیز کرانے کے بعد، کہ ان کو وہ سعودی عرب پہلے لے گئی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی سیاست میں نظر نہیں آئی کہیں پہ۔ بیگم بشرا کا پتہ چلے گا، وہ کنٹینر پہ بھی گئیں، ہمیں اور آپ کو دیکھا ہوگا مشرف دور میں بیگم تہمینہ دولتانہ صاحب تھی کلثوم نواز کے، اور ان کی گاڑی کو اٹھا لیا گیا تھا لاہور میں اور کئی گھنٹے وہ فضا میں معلق رہی، اور وہیں سے پھر وہ تحریک بھی بنی۔ آج عمران خان کی اہلیاں آئی ہیں، بالکل ان کے بچوں کا، ان کی فیملی کا حق ہے اور پوری پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اپنے لیڈر کے لیے آواز بلند کریں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آواز بلند کرنا اور چھڑوا کے لے جانا، اسلام آباد پہ حملہ کرنا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ کنٹینر آباد کا جو آپ نے کوسچن کیا وہ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، عام لوگ ہیں، ان کی جو ذات ہے ان کی حفاظت کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے چکر میں وہ لوگ جو رہتے ہیں عام شہری وہ بھی مشکل میں آگے ہیں، ظاہرہ رستے بلاک ہے، چیزیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ شروع ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بات ہونی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو عامر صاحب آپ کس طرح سوچتے ہیں کیسے بات یہ آگے بڑھے گی؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا احتجاج ہی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بات کیسے آگے بڑھے گی؟ یہاں پر ابھی ہزارہ انٹرچینج تک بتایا گیا کہ ان کا مرکزی قافلہ پہنچا ہے جس کی قیادت علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا پی ٹی آئی اپنے اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا حکومت کو کامیابی مل رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ سنب کر پا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں مشکل میں پاکستان ہے اور عوام ہے، سیاسی جماعتیں کچھ کرتی ہیں اور عوام کے نام پہ کرتی ہیں اور اس دفعہ لیڈرشپ کے نام پہ کر رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ جو ہمارے لوگ اریسٹ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اب کیا وہ عوام کے پریشر پہ لے سکتے ہیں؟ ہونا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی گڑبڑ ہوئی تو پھر کچھ اور ہوگا جو نہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا نہ کسی اور کے حق میں ہوگا، اور ملٹری ساری چیزیں دیکھ بھی رہی ہے، سیکیورٹی کے لیے جہاں ضرورت ہے وہ موجود بھی ہے، پیراملٹری فورسز جیسے رینجرز، ایف سی سب تعینات ہیں، پولیس بھی ہے، ان کو روکا ہوا ہے ہرو پل پہ علی امین گنڈاپور کو، اور ہزارہ موٹر وے کے بیریئر پہ موجود ہیں عمر ایوب۔ اچھا اب یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں اسلام آباد، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں دائرہ ساتھ ان کے، کہاں لے کے جائیں گے ان کو؟ ڈی چوک پہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ مطالبہ تو یہ جلسے کی اناؤنسمنٹ کر کے، اور اگر ان کے اوپر ریکارڈ کے اوپر 9 مہینہ ہوتا تو پھر جیسے آرمی چیف نے بھی علی امین گنڈاپور کو ایپیکس کمیٹی میں کہہ دیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے، تو انہوں نے کہا کہ جو سیاست میں اور انتشار میں بڑا فرق ہے اور آپ کو یہ فرق ملوز خاطر رکھنا ہوگا، لیکن اب وہ اپنی پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ سارا کچھ سن کے آ رہے ہیں، تو کشتیاں جلا کے آ رہے ہیں، تو اگر تشدد بڑھتا ہے، ابھی تو پولیس روک رہی ہے، جواباً کچھ اور ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کیجویلٹی ہو، جو سب سے بڑا المناک واقعہ ہوگا، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو کیجویلٹیز ہی چاہیے ہیں، یہ سیاست کو مہمیز دینے کے لیے یہ اسی لیے آ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا کہ سب
کہ یہ راستہ مذاکرات کا بنائیں. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بیٹھ جائیں, ان لوگوں کو واپس کرایا جائے, ورنہ ڈنڈا ڈولی تو ہونی ہے. اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. تو عامر صاحب یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کا خاتمہ ہونا پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے؟ کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے ابھی بھی اس صورتحال میں؟ جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دھاوا بولنے کی تیاری کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جس طرح سے وہ آلریڈی کہہ بھی چکے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ آگے سے تیار ہے, وہ اور اسحاق ڈار نے جو موقف اپنایا ہے کہ یہ احتجاجی سیاست نہیں ہے, یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت آتے ہیں, اور جب بھی کسی اہم شخصیت نے اسلام آباد آنا ہوتا ہے کسی دورے پہ اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کی کال دے دیتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری, اس میں کوئی شک نہیں. جب صدر چین شی جن پنگ آنا چاہ رہے تھے 2014 میں, اور ان کو ریکویسٹ بھی کی گئی دھرنا کچھ دن کے لیے بند کر دیں, نہیں کیا. سی پیک 1 سال لیٹ ہو گیا. اب بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ جا رہے ہیں, اور یہ صدر پیوٹن کے جو رشین صدر ہے ان کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. یہ ایسے نہیں 70-75 لوگوں کا وفد جو کل آ چکا ہے, باقی آج پریزیڈنٹ کے ساتھ آئیں گے, 2 دن انہوں نے رہنا ہے. تو گورنمنٹ کی پوری خواہش ہے اور اللہ کرے کہ بالکل آرام سے یہ وزٹ ہو جائے, اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ آئیں, یہ وزٹ کسی بھی طریقے سے التوا کا شکار نہ ہو. اس دوران پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز کو کس حد تک پنجاب پولیس روکنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اس پہ ہی مذاکرات کا دار و مدار ہوگا. اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کمیٹی بنانی پڑے گی پی ٹی آئی کو بھی مجبوراً, ایک فیس سیونگ چاہیے ہوگی جو کہ گورنمنٹ کو بھی دینی چاہیے, اور نہیں آتے تب بھی گورنمنٹ کو کمیٹی بنانی ہوگی. لہذا آگے بڑھنا چاہیے. پریشر بالکل موجود ہے, لیکن پریشر کے ساتھ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, کیونکہ تو اپنے پاکستانی رہے ہیں, اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ گڑبڑ کرنے والے عناصر موجود ہوئے, لائن فورسز ایجنسیز کا اور ان کا آپس میں مٹ بھیڑ ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. عامر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا خیال نہیں رکھا جا رہا. یہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے نکلی ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کر رہی ہے. عوام کا خیال تو رکھا جا رہا ہے. دیکھیں 3 مطالبات ہیں ان کے, کہ عمران خان سمیت ان کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے, ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے, 26ویں ترمیم واپس کی جائے. اس کے علاوہ تو چوتھا پوائنٹ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اگر عوام کا خیال ہو پھر یہ بڑی سخت بات ہوگی, تو علی امین گنڈا پور اس جلوس کی قیادت کیوں کر رہے ہیں, وہ کرم میں کیوں نہیں گئے جہاں خون بہا گیا ہے. 70 سے زیادہ لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں 2 فرقہ وارانہ لڑائیوں میں. کیا علی امین گنڈا پور کا کام نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں بیٹھ جاتے؟ اگر عوام کا خیال ہے تو سب سے پہلے اس صوبے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے جس کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں. وہاں کشت و خون ہو رہا ہے, وہاں تو یہ نہیں پہنچ رہے. ڈیرہ اسماعیل خان جہاں سے گورنر بھی ہیں, آئی جی کے پی بھی ہیں, وہاں یہ شام میں جا نہیں سکتے. عام آدمیوں کا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ تھانوں کے اور ادھر کے رخ نہ کریں, وہاں پہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, کڈنیپ کیا جاتا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ عام آدمی کا تو تب ہوتا ہے کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا میں 11 سال کے اندر یہ کام کر دیا. 11 سال میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنے پہ آ گئے ہیں. نئے میڈیکل کالج یا یونیورسٹیاں بنانا تو دور کی بات ہے, ان کو چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا, پیسے نہیں ہیں. قرضے ان کے 11 سال پہلے 90 ارب تھے, اب 1100 ارب روپے سے اوپر ہو چکے ہیں. اور بتانے کو کیا پروجیکٹ کیے ہیں انہوں نے, یہ مسائل ہیں. یہ کر دیتے نا تو پھر یہ عوام کی بات کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اوورآل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ آگے حالات کیا بننے والے. دیکھتے ہیں جی پولیس کامیاب ہوتی ہے ہماری ان کو روکنے میں, احتجاجیوں کو, یا پھر ڈی چوک پہنچنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے, تو وقت ہی بتائے گا. ابھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جی دکھ کی بات کرنی ہے میں نے, کیونکہ پاکستانی جو ٹیم ہے ہماری ہمیں ایک بار پھر سے دھوکہ دے گئی ہے. جی ون ڈے رینکنگ میں 13ویں رینک کی ٹیم زمبابوے سے پاکستان ہار گیا. بڑی ہم نے امیدیں لگائی تھی اور ہم بڑا پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بھی زمبابوے سے تو جیت ہی جائے گی. ہمارے جو ینگ بوائز ان میں ٹیلنٹ بہت ہے تو جیت جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی جو سیریز ہے اس کا پہلا میچ زمبابوے کے شہر بلاوایو میں کھیلا گیا, جس میں میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 206 رنز کا ہدف دیا. زمبابوے کے 206 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار رہی اور قومی ٹیم کے 6 کھلاڑی 60 رنز پر آؤٹ ہو چکے تھے. میچ کے 21 اوور مکمل ہوئے تھے کہ بارش کے باعث میچ کو روکنا پڑا اور پھر مسلسل بارش کے باعث میچ کو ختم کرنا پڑ گیا. ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت میزبان ٹیم کو 80 رنز سے کامیابی ملی. اوپنر سائم ایوب کی بات کریں تو 11 اور عبداللہ شفیق 1 رن کے مہمان ثابت ہوئے. اور کامران غلام 17, عرفان خان
कप्तान 7, नायब कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बना सके। सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स और ब्लेसिंग मजराबानी ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से चाइना मैन फैसल अकरम ने अपना डेब्यू यादगार बनाते हुए 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा ने भी 3, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट अपने नाम की। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 26 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मंगल को जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हंगामी बोर्ड मीटिंग है, उसके मुतालिक अभी कोई तफसील सामने नहीं आई है। वो होगी भी या नहीं, ये एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमें ऐसी किसी हंगामी मीटिंग के लिए मरासला भेजा गया, ना ज़बानी बताया गया। दूसरी जानिब ICC हुक्काम ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी है। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल, भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं पाई है। और भारतीय मीडिया ने कुछ रोज़ कबल ही 26 नवंबर को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी, जिसमें दावा ये किया गया था कि ऑनलाइन मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हम ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जीत का तसलसल क्यों नहीं है हमारी टीम में? इस वक्त हमारी टीम एक लो रैंकिंग क्रिकेट टीम से हार गई है। बिल्कुल, ये अफसोसनाक है, लेकिन पहले एक पॉजिटिव फैसल अकरम की बात पे हमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की और विकेटें भी ली। 3 चाइना मैन विनर आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती से ओपनिंग भी हमारी चाइना की बन गई है। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। आप देखें, कभी तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी बिल्कुल उससे खेला ही नहीं जाता। असल जो हमारा रूट कॉज है, मसाइल की जड़ है, वो यही है, ओपनर हमारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और देखें, तो डर गया, मर गया तो नहीं कहूंगा मैं, फिर वही कहूंगा, वो घर गया कहूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही है कि हमारी टीम कितना रन का टारगेट का 206 रन का जो उसको बनाने थे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप चलो बना लेते, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे डर के खेल रहे हो जैसे पता नहीं कौन कौन सा सामने बॉलर आ गया खतरनाक, कि आपसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल इतना स्ट्राइक रेट किसी का 50 है, किसी का 40 है। ओपनर तो मैंने जैसे बोला, वो तो चल गए तो चल गए, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं चल पड़े। कामरान ने डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद मुसलसल मायूस कर रहे हैं। टेस्ट डेब्यू के बाद उनको जितने मौके मिले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइम का भी ऐसा ही है, कभी अच्छा खेलते हैं, 4 मैचों में फ्लॉप जाते हैं, फिर एक अच्छी इनिंग खेल लेते तो बच जाते हैं। अब्दुल्ला के साथ भी ऐसे ही है। रिजवान के ऊपर कल बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कि एक एंड उन्होंने रोका, लेकिन एक एंड रोकने का ये मकसद नहीं होता कि आप बस सो जाओ जाके, साथ साथ थोड़े रन बनाते रहते, स्ट्राइक रोटेट करते, विकेटें बचती। तो जिस तरह पाकिस्तान ने 58 रन पर 6 विकेटें गवा दी थी, तो वो तो हार ही गया था। अगर बारिश नहीं भी होती तो पाकिस्तान हार ही जाता। और अगर मैच का रिजल्ट नहीं आता तो जिम्बाब्वे के साथ एक नाइंसाफी होती है कि भाई कितनी अच्छी पोजीशन पे रह के वो हार गए। तो एक देखें, एक चीज को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो हम लोग ये बात कहते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी गौरतलब है कि बैटिंग लाइन में सिर्फ बाबर आजम को ही हमने रेस्ट दिया है। तो एक बाबर आजम नहीं खेले और उसके बाद टीम का ये हाल हो गया, तो ये तो बड़ी तकलीफनाक बात है, क्योंकि उनकी अपनी फॉर्म भी कोई अच्छी नहीं चल रही। तो कोई बात नहीं, चले एक मैच आ रहे हैं, अभी 2 मैच और हैं। आप यही कहते हैं और फिर इसी तरह मैं अपनी उम्मीद लगा लेती हूँ और उसके बाद मेरा दिल टूट जाता है जब मैं मैच देखती हूँ। तो पिछले दो मैचेस से तो यही हो रहा है, 2 जो सीरीज हमारी चल रही है। खैर देखते हैं वैसे, लेकिन आप मेजरली क्या समझते हैं कि जिम्बाब्वे से जो हमारी टीम हारी है, कोई 3 बुनियादी जो गलतियाँ थी उनको जरा हाईलाइट करें। देखिए, सबसे बुनियादी गलती थी हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। खासतौर पर हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे, ओपनर हमारे बहुत मायूस कर रहे हैं, और हमारी टीम एक दिफाई खौल में होती है। मतलब जब आप देख रहे हो कि स्कोर बोर्ड पे 206 रन है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। और सामने जिम्बाब्वे है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन आप इतना डरते हैं, उस चक्कर में विकेटें गवाते हैं और फिर वो मैच हाथ से निकल जाता है। यही हुआ, देखें दिफाई खौल में हम लोग गए, विकेटें गिरने लगी, फिर प्रेशर बढ़ा और विकेटें गिरी, उसके बाद से तो हिम्मत हार गए, कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाया। यंगस्टर्स के लिए भी मौका है अच्छा कि उनको परफॉर्म करके अपनी टीम में जगह बनानी चाहिए, नहीं तो फिर वही बातें होने लगेंगी कि यार बाबर को भी खिलाओ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे से खिलाफ शाहीन को भी लेकर आओ, नसीम को भी लेकर आओ, फिर वही बातें होंगी। फिर वो परफॉर्म करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चों के खिलाफ परफॉर्म करता है बाबर, जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म करता है, शाहीन उसके खिलाफ आउट करता है। तो जब मौका मिला तो परफॉर्म करना चाहिए यंगस्टर्स को। लेकिन फिर वही पॉजिटिव नोट में मैं वही बात बोलूंगा
कि होपफुली अब ये गलतियों से सबक सीखा होगा और अगले 2 मैचेस में इंशाल्लाह। कुछ बेहतर बिल्कुल। परफॉर्मेंस सामने आएगी। सलीम साहब, हिना ने जब कहा कि 3 बुनियादी गलतियां क्या थी हमारी टीम की, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो ये सिर्फ 3 गलतियां थी, बाकी हमारी क्रिकेट टीम शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अच्छा, ये बॉलिंग की हद तक तो अच्छी थी, बॉलिंग तो अच्छी थी, हाँ। आप देखें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन आप देखें ना, वो कोई इम्तियाजी तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है। कोई भी ऐसा बॉलर, जब हमें शाहीन शाह, नसीम शाह भी जब भी मैदान में उतरते हैं, ठीक अच्छे बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनके अलावा आप किस बॉलर का नाम लेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सामने आ रहा है और उनको रिप्लेस भी कर सकता है किसी वक्त? आप हारिस को भूल गए? हारिस, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो वाले हारिस, ऑस्ट्रेलिया वाले हारिस अगर चले तो वो ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज आगे, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी टीम की? तगड़े होकर खेलें, डरे नहीं। आप ये सोचें सामने बच्चे खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के, यार इनको तो हमें बस इनकी बैंड बजा देनी है हमको ना, फिर खेले जाके बड़ा स्कोर बनाए यार, चलो ये जिम्बाब्वे के बच्चे हैं, मारे इनको खूब। बस इस अप्रोच के साथ उतरे हैं मैदान में ना, फिर खेल भी जाएंगे। सही है। और अगर डर के खेलेंगे कि आप ये, और ऐसे बॉलर हैं बेचारे जिनके नाम भी किसी को भी तक याद नहीं है, उनके खिलाफ भी आप डर कर खेलेंगे तो वो आपकी फिर वाली तो फिर बात आपको हो क्रिकेट जाएगी, छोड़ जो डर देंगे। गया वो घर गया। अच्छा, वक्त बिल्कुल कम है मेरे पास सलीम खालिद साहब, एंड में मैं चाहूंगी क्विकली आप कमेंट कर दें, जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ खबरें भी चल रही हैं, कुछ मीटिंग का तस्करा चल रहा है, ये क्या बात है? जी, चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग होनी है, इस हफ्ते होनी है। किस दिन होगी ये पता नहीं, मैंने भी स्टोरी दी है, मुझे भी पता चला है कि एक जो बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स की, वो हो रही है। सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन 12 टेस्ट अक़वाम उसमें होंगी, 3 वो होंगे एसोसिएट डायरेक्टर्स 15 और एक आईसीसी के चेयरमैन और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 17 लोग उसमें होंगे। और मामला मुझे मेरे ख्याल में जाने वाला है वोटिंग तक। पाकिस्तान को ऑप्शन दिया जाएगा पहले कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लो, क्योंकि सब बोर्ड मेंबर इस पर रजामंद है। पाकिस्तान मना करेगा तो फिर शायद वो धमकी भी दे पाकिस्तान को कि नहीं भाई आप नहीं मान रहे तो ठीक है, हम आपसे मेजबानी ले रहे हैं, और फिर वो एक वोटिंग करा के हो सकता है इस तरफ भी चला जाए। अब पाकिस्तान को थोड़ा बैकफुट पे लाने की तो इस तरह डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यहाँ भी तगड़ा और रहना चाहिए। जब हमने स्टैंड लिया है तो हमें उस पर रहना चाहिए। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्रिकेट का हवाल हमें बताया, और बिल्कुल एक तगड़ा स्टैंड होना चाहिए और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमें ही मेज़बानी करनी है और हमें डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जनाब, वेलकम बैक। आज आपकी मुलाकात ऐसी मोटिवेशनल खातून से करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में कारोबारी दुनिया में अपना एक नाम और मकाम बना लिया है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अलीना नदीम की, जो एजुफाई नामी स्टार्टअप चला रही हैं, जो पाकिस्तान में एजुकेशन फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है, और स्टार्टअप है जो तलबा को कर्जा फराम करता है। अलीना आजकल पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल होते रियलिटी शो शार्क टैंक पाकिस्तान में जज या शार्क के प्राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं। मज़ीद आपको ये भी बताते चलें कि रवां साल के में मशहूर अमरीकी इक़्तिसादी जरीदे फोर्ब्स ने मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शोबाजात में साल की 30 साल की उम्र में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद की फहरिस्त जारी की है, और फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानियों को शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के दौरान नुमाया काम और नाम कमाया है। जी हाँ, 30 अंडर 30 एशिया फहरिस्त में एक नुमाया नाम अलीना नदीम बानी एजुफाई टेक का भी था, और स्टार्टअप तालिब इल्मों की जो तालीमी अखराजात है उसके लिए माहाना बुनियादों पर यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करने में किस तरह से मदद करती है और क्या इसकी एफर्ट्स हैं अभी तक की, वो हम अलीना से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। अच्छा अलीना, बताएं कि किस सिटी से पाकिस्तान के आप बिलोंग करती हैं और जिस मकाम पर आज आप पहुंच गई हैं, कैसा जर्नी रहा ओवरऑल? जो हमारा हेडक्वार्टर है एजुफाई का, सबसे पहले तो हमारा कंपनी का नाम एजुफाई है, उसकी स्पेलिंग EDUFI है, और हमारा हेडक्वार्टर लाहौर में है, मगर हमारे ऑफिसेज अब कराची, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान में भी हम अब जो कर्जा हमारी ऐप से मिलता है वो मिल सकता है इन सारे ऑफिस से भी। अच्छा, तो अलीना आप ये बताइएगा कैसे आपने सोचा एजुफाई स्टार्टअप का ख्याल कैसे आया, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो शो है रियलिटी शो, इसमें पहले भी ऐसे कुछ स्टार्टअप्स दिखाई दिए हमें जिसमें जो तालिब इल्मों को कर्जा फराहम किया जा रहा था, आपने कैसे सोचा?
دیکھیے ہمارے ملک میں ہمیں لگتا ہے کہ جب تک علم پر ایجوکیشن پر ہمارا توجہ نہیں جائے گا تو اس ملک کی ترقی نہیں ہوئے گی. تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ مڈل اسکول تک پہنچ جاتے ہیں یا ہائی اسکول میٹرک پاس بھی کر لیتے ہیں, جو یونیورسٹی فی ہوتی ہے اس کی رقم بہت زیادہ ہے. تو ہم اس گیپ کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالب علم اپنی پڑھائی کو ختم کریں, یونیورسٹی تک جائیں. اور ہماری اگر آپ اپنا فون کھولیں گے, گوگل پلے اسٹور یا ایپل آئی فون پر ایجوفائی کی ایپ ادھر پڑی ہوئی ہے. آپ کو بس اپنا CNIC ڈالنا ہوتا ہے اور اپنے بچے کی فی بل دکھانی پڑتی ہے اور آپ کو اس کے اگینسٹ قرضہ مل جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو قرضہ ہے یہ بینک کے قرضے سے کیسے مختلف ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بینکس ہے وہ انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے ہیں, ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں چارج کرتے. ہمارا اسلامکلی کمپلائنٹ ہے. ہمارا صرف 1.4% سروس چارج ہے جیسے پلیٹ فارم فی ہے, مگر ہمارے قرضے پر سود نہیں ہے. تو اور جو بینکس کے قرضے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, اور ہم اس لیے ہماری ایپ کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کا بچہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہے, پڑھ رہا ہے, تو آپ کو اس کے بینیفٹ ملے گا کہ آپ ہماری ایپ پر فی چلان دکھا کے آپ چیپ قرضہ لے سکتے ہیں ہماری ایپ سے. اوکے, زبردست, بہت ڈفرینٹ اور بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور جس طریقے سے یہ بینک لون سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ سود جو ہے وہ نہیں شامل, تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اپارٹ فرام دس فوربس کی لسٹ میں نام آنا ایک تو بہت بڑا اعزاز ہے. کیا فیلنگس تھیں؟ پورے پاکستان کو آپ پہ فخر ہے کہ جی آپ نے اتنی چھوٹی ایج میں آپ کا نام جو ہے فوربس کی لسٹ میں آیا ہے. آپ کی کیا فیلنگس رہی ہے؟ I think جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فوربس کی لسٹ سے آنے سے ہمارا جو کام ہے اور جو مقصد ہے اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملی تھی. اور اٹس امپورٹنٹ کہ ایجوفائی کے کام کو لوگوں تک پہنچے, کیونکہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سارا سیٹ اپ ہو. اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے کمپنی سیٹ کی ہے لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم آپ سے بھی بات کر رہے ہیں اب کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں پڑوسیوں کو اپنے خاندان میں یہ سب کو پتہ ہو کہ اگر یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایجوفائی آپ کا سہارا بن سکتا ہے. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ شارک ٹینک کی جج بھی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ مختلف سٹارٹ اپس ہمیں دکھائی دیتے ہیں شارک ٹینک میں آتے ہوئے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آن لائن بزنسز کے لیے کیسا ماحول ہے اس وقت پاکستان میں, اور جو لوگ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اتر رہے ہیں اس میدان میں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ دیکھیے شارک ٹینک میں مجھے تو کافی خوشی ہوئی کہ جب میں نے انٹرپرینرز کو ملی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور شارک ٹینک کا یہی مقصد ہے کہ ہم تھوڑا سا اس ملک میں پازیٹیوٹی پھیلائیں. ہمیں پازیٹیو بھی ہونا چاہیے. بہت زیادہ چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جو پازیٹیو ہونے کی ہمیں موقع دیتی ہیں, اور جو انٹرپرینر جو اپنی بزنسز کر رہے ہیں it's one of those. ٹھیک ہے, ہمارے پاس we saw companies and entrepreneurs جو کروڑوں میں پیسے بنا رہے تھے اور ان کے پاس ابھی تک وہ ایکسس نہیں ہے to scale, and that's why they come on the show so that they can take their initial idea and try and scale it. But mashallah بہت زیادہ online businesses بھی تھی, tech businesses بھی تھے, مگر standard brick and mortar businesses بھی تھے, cash businesses بھی تھے, and that was extremely exciting to see. اوکے, اچھا علینا, ابھی ہزاروں علینا ندیم اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹیز نہیں ہے جس طرح کی آپ کو ملی. ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی میسج دینا چاہیں گی کہ ہاؤ دے کین شائن جسٹ لائک یو؟ I would say, keep believing in yourself. Focus on one step at a time, and inshallah, also apply to Shark Tank because Shark Tank's a great platform. So, and keep following what you're doing.
राइट राइट। तो अलीना, एजुफाई के हवाले से भी कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कर्जे लेने से ऑनलाइन, क्योंकि स्पैम्स बहुत सारे हैं, किस तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है? तो आपको NBFC जो हमारी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो SECP है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने लिस्ट निकाली हुई है कि कौन सी लीगल एप्स हैं, ठीक है। एजुफाई इज अ लीगल ऑथराइज्ड, हमारे पास लाइसेंस है ऐप। सो अगर आप सिर्फ उन एप्स पर आपको कर्जा लेना चाहिए जो SECP रेगुलेट करते हैं, ऑथराइज करते हैं, और उन्होंने हमारी सारी चेकिंग की हुई है, फिर हमें अप्रूवल मिला है। ओके डन, थैंक यू सो मच अलीना नदीम हमारे साथ मौजूद। एजुफाई की बानी है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्टअप है और आपको एजुकेशन लोन जो है बहुत आसानी से यहाँ से मिल सकता है, तो आप ज़रूर ऑनलाइन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। दूसरे हिस्से में खुशामदीद। जनाब, अब बात करेंगे सेगमेंट निकले तेरे तलाश में। आज बात हो रही तारीखी तहजीबी शहर की, लाहौर की, कि उसकी हुस्न को किसने मुतासर किया। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तार साहब हर सोमवार को हमारे मेहमान होते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पे कोरोना आया था, कोविड आया था, तो अदीब और दानिश्वर पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो और तरह से असरअंदाज होती हैं, और आपने शहर खाली कूचा खाली जैसा खूबसूरत नावल तहरीर किया था। अभी हालिया जो स्मोग है, और ये भी देखिए कि लाहौर के साथ आपका इश्क भी बहुत पुराना है, लाहौर पे आपने बहुत कुछ लिखा भी है, लाहौर से आपकी बड़ी मोहब्बत भी है, और इस खूबसूरत शहर को धुंधलाया हुआ देखना और धुएं में देखना, मतलब ये आप पे एक तो किस तरह असरअंदाज हुआ, और दूसरा ये कि आपकी अपनी जो डेली रूटीन है, जो पार्क में आप जाते हैं, तो वो डेली रूटीन किस हद तक जो है आपकी डिस्टर्ब हुई। तो ये स्मोग ने ओवरऑल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हम एक और उस्ताद भुगत चुके थे कोरोना का, आपको याद होगा। मैं इसी घर में तकरीबन ऑलमोस्ट 1 माह कैद रहा। मैं सुबह मास्क पहन के जाता था। तो मैंने एक नावल लिखा, शहर खाली कूचा खाली। उसमें सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन थी, जो कुछ मैंने देखा, क्योंकि जब आप तन्हा होते हैं और डेसोलेट होता है शहर, तो उसका कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। बिल्कुल सही। ये जो स्मॉग वाला लाहौर था, ये मेरे लिए एक और एक्सपीरियंस था, लेकिन इसमें डिप्रेशन ज़्यादा। वो सिर्फ स्मॉग का डिप्रेशन नहीं, हालात का डिप्रेशन भी उसमें शामिल था। अब मेरे पास भी शेनिगन का वीज़ा है, मैं भी मतलब आसानी से स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ, और खड़ी जो है हवा साफ शफाफ, उसमें सांस ले सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ी सी लाहौर के साथ बेवफाई होती है। ये तो नहीं कि महबूब जो है उसका चेहरा को गदरा हो जाए या कोई ऐसी उस्ताद आन पड़े तो आप उसको छोड़ के चले जाएं। लाहौर को मैं छोड़ नहीं सकता एज सच। सही। लेकिन इस दौरान चंद चीज़ें जो थी, ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमने एक लतीफ़ा सुना हुआ था कि हमारा एटीट्यूड जो है, जब भी कोई उस्ताद पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, कोई हादसा रूनुमा होने को होता है, तो कहा जाता है कि अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता एटमी हमले का ऐलान हो जाए कि हो रहा है नेक्स्ट 2 डेज़ में, तो सबसे पहले जो हमारी इंतज़ामिया है वो ये करेगी कि मोटरसाइकिल पे डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी। हम समझते थे ये लतीफ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो माशाल्लाह इक़दाम किए गए स्मोक को काउंटर करने के लिए, वो ये साबित करते हैं कि हम इसी किस्म के इक़दाम करते हैं। मसलन जैसे कि आप जानते हैं, मेरी रूटीन है कि मैं पार्क जाता हूँ, वहाँ तबीयत आ रहा है, दोस्त यार आते हैं, परिंदों को सुनते हैं, सैर करते हैं, तो वो और उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता, तो सारे पार्क बंद कर दिए गए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, मुझे समझाए कोई, मैं समझ जाऊँगा कि पार्क सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं सुबह सवेरे, तो भाई उन्हें किस सिलसिले में बंद कर दिया गया।
दूसरी तरफ जी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई। अब कंस्ट्रक्शन बंद होने का नुकसान सिर्फ लेबर को होता है। जो 40-50 हज़ार लेबर तो होंगे ना इस वक्त लाहौर में, जो रोज़ाना, और इनका आई शो जो कि जिस किस्म की महंगाई है, वो अगर रोज़ाना कोई रोज़गार पे लग के कोई रोज़ी कमा के घर ना ले जाए तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब उसको बैन कर देना, अब मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि जी कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट लगा रहे हैं, ये ईंटें ढो रहे हैं, तो उससे स्मॉग का क्या तल्लुक है और उससे किस तरह काबू पाया जाएगा। उसके बाद और इसी किस्म के इकदाम सबसे फनी ये था कि जी हमने बारबेक्यू पे पाबंदी लगा दी, यानी वो पक्की से जो जलते हैं यूं करके धुआं उठता है। कितने लोग बारबेक्यू करते हैं। चुनांचे इस किस्म के इकदाम यहाँ पे हुए और वो कुदरत की तरफ से ये सारी स्मॉग ख़त्म हो गई। बल्कि हुकाम आला में से किसी ने कहा कि जी वो सारे ज़ाहिर बाहर के मुल्कों में ताज़ा हवा के मज़े लूट रहे थे, लाहौर को अबैंडन कर दिया गया। तो कहा गया कि जी अगर हम यहाँ होते भी तो कौन सा हमने हाथ के साथ स्मॉग को परे कर देना। तो बकार मैंने ये प्रैक्टिकल किया, मैं उनकी दानिश का मोतरफ हो गया, क्योंकि मैं गया हूँ, बाहर स्मॉग थी, मैंने काफ़ी देर यूँ करके ना हाथ से परे करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। सो वो सही कहते हैं जो आला इक़दाम है, हुकाम जो है अगर होते भी तो हाथों से थोड़ी परे होनी थी। इसकी सबसे क्योंकि फीलिंग होती है ना एक कट जाने की, मरून हो जाने की और एक बेबस हो जाने की कैफियत जो है। और पूरा लाहौर, हम तो खैर, बल्कि मैं पहले 1-2 दिन हम गए माल टाउन वगैरह में, वहाँ पे ग्राउंड सी वसी हुई डाल पड़ी थी, क्रिकेट ग्राउंड सी, वहाँ भी 1-2 चौकीदार खड़े हुए कि जी हुकूमत से ये आई है कि ये इसको अंदर ना आने दिया जाए। और मैं तो बहस करता नहीं, मेरे 1-2 साथियों ने कहते भाई यहाँ से अंदर पूरी ग्राउंड है, इसमें क्या हो सकता है, ताज़ा हवा है तो घूम ले। अगर तो लोगों को बचाना तो कर्फ्यू लगा दीजिए, यानी बाहर ही ना निकले। अगर मकसद ये है कि लोग जो है बाहर ना निकले, कहीं भी सांस ना ले, तो फिर कर्फ्यू लगा दीजिए। तो ये एक वक्त एक ट्रेजेडी भी थी और एक कॉमेडी भी थी। कंस्ट्रक्शन बंद, पार्क बंद और बारबेक्यू बंद, इस किस्म के और भी किए गए। तो बेस्ट जो है ये बहुत ऑब्वियस है, ये नहीं कि मैं किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये होता है क्योंकि 50% जो होती है स्मॉग जो है ये धुएं से, ट्रैफिक के धुएं से होती है, कम से कम 50 कह रहे हैं 40%। उसके ऊपर काबू पाने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप 1 या 2 दिन मैकेनाइज्ड ट्रैफिक जो है वो उस पर पाबंदी लगा दें टोटली, कि कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ जो पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है उसको सड़कों पे आना माना है। और ये नहीं कि मिनिस्टर या गवर्नर साहब की सवारी जा रही तो उसमें 50 गाड़ियाँ, नहीं, फिर अब वो टोटल होगा, फिर नोबडी शुड बी अलाउड। अगर ये मुमकिन है पाकिस्तान में कि हमारे जो हुकाम है वो यूं करके चल सके, तो उस रोज़ साइकिल जो है वो सबसे आसान सवारी होगी। और गवर्नमेंट सजेस्ट करती कि जी आपके पास बेशतर के लोग पर साइकिलें होंगी, चलिए आपके मुलाजमों के पास, ये जो आप जाते हैं अपना जिम में, वहाँ जाकर साइकिलें चलाते रहते हैं 20-20 लाख की यूँ करके, तो ओरिजिनल साइकिल चला के देखें कि कैसी है। आई शो यू कि अगर 2-3 दिन ये ट्रैफिकलेस डेज डिक्लेयर कर दिए जाते तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होता। और ये वो कदम है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क ऑन एंड ऑफ ये करते रहते हैं, हालांकि वहाँ स्मोक नहीं होता, लेकिन जस्ट टू फ्री देयर एयर फ्रॉम ट्रैफिक फ्यूम्स वो बनाते हैं। और आप कभी देखें वीडियोस के किस तरह जापान का कोई शायद बिल्कुल भी रान पड़ा है, लोग साइकिलों पे जा रहे हैं, लेकिन बात तो बेइज्जती की बात है ना साइकिल पे जाना। तो एक मैं बयान कर दूं कि भाई इस किस्म के जो इक़दाम है ना
तो यूजुअल ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ही इकदाम उठाए जाते हैं। मेरे माशाल्लाह दोनों बच्चे ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन इवन देन एट टाइम्स आई फील कि उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता वही जरासीम आ रहे हैं। वो कहते हैं एक ब्यूरोक्रेट जो था वो ऑस्ट्रेलिया में सफ़र कर रहा था कार में, तो आगे से भेड़ों का ही गला आ गया, तो बात पर वो गुजर गया, तो गडरिया आया, तो उसने साहब ने, ड्राइवर जो ब्यूरोक्रेट था, मैं बुला के कहा बात सुनो, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये भेड़ें कितनी हैं, तो उसने कहा तुम कैसे बता सकते हो, ये तो बेशुमार यूं करके गुजर गई। उन्होंने कहा अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं तो एक भेड़ मैं लूंगा, अगर मैं एग्जैक्ट हूं। कहा ठीक है। उसने कहा 431 भेड़ें थी, और वाकई वो ही वाज स्टन्ड, उनका वाकई 431 भेड़ें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक भेड़ उठा लो। तो उसने एक भेड़ उठाई, वो जा रहा था कार की तरफ से, गडरिये ने पीछे से आवाज़ लेकर कहा बात सुनो, तुम एक ब्यूरोक्रेट हो। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा इसलिए कि तुम भेड़ की बजाय मेरा कुत्ता उठा के ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये होता है कि इतनी तखसीस नहीं होती, टेक्निकली बहुत परफेक्ट होते हैं। तो बात तो वो इब्तला गुजर गई, अब आइंदा देखते हैं कि कौन सी इब्तला आई। तार साहब, जो आपने बाइसाइकिल की बात की, ये तो एक बहुत ही बुनियादी सा आइडिया, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी, यानी इंसानों की आबादी से ज़्यादा आबादी जो है वो बाइसाइकिल्स की है, और वहाँ पे तो ऐसा कोई इतनी फ़िज़ाई आलूदगी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और बाइसाइकिल्स ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो हमारे शहरों की आबादी इतनी है कि मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा तो हमारे शहरों की आबादी है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बाइसाइकिल जो चलाने वाले हैं सिर्फ लाहौर या कराची शहर में मतलब हज़ारों नहीं लाखों लोग, लाखों अफराद ऐसे होंगे जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो बाइसाइकिल पे ऑफिस जाएं या बाइसाइकिल को इस्तेमाल करें हेल्थ के पर्पज़ के हवाले से भी और वैसे भी, तो लेकिन वो नहीं चला पा, यानी यहाँ पे तो एक सुसाइडल एक खुदकुशी किसी ने करनी है तो इन जो हमारी सड़कें हैं इन पे आके बाइसाइकिल चलाए। तो जब तक बाइसाइकिल्स के ट्रैक नहीं होंगे उस वक्त तक साइकिल कैसे कोई चला सकता है, और अगर ये जो गाड़ियां हैं ये इसका सबब बन रही हैं तो उसका मुतबादिल के तौर पे अभी तक किसी ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई कि बाइसाइकिल्स के प्रॉपर ट्रैक होने चाहिए, बाइसाइकिल्स को फ़रोग़ होना चाहिए, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे सामने लाना चाहिए कि बाइसाइकिल जो है वो कतन कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। पूरा यूरोप जो है वो बाइसाइकिल पे किस हद तक वो ट्रैवल करते हैं आप जानती हैं। तो लेकिन जो एक्चुअली हल हैं उसकी तरफ हम नहीं आ रहे, और जो एमरजेंसी बुनियादों पर जो वक्ती तौर पर कुछ हल होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, जो मुस्तकिल हल है उसकी तरफ हमें आना होगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी सोसाइटी की ख़वातीन की, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा तो मनवा रही हैं, वहीं ये हवा की बेटियां आज भी जाहिलाना रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ती चली आ रही हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद तहजीब याफ्ता दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 6 में से एक औरत को किसी न किसी तरह मर्द के तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये जो दिन है इसको मनाने का मकसद ख़वातीन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और जो उनके मसाइल से मुतालिक आगही है वो फराहम करना है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लातादाद कानून तो मौजूद हैं, लेकिन बात करें तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता। ख़वातीन तेज़ाब गर्दी, जिनसी हरासगी, आम घरेलू तशद्दुद का कारोकारी, गैरत के नाम पर कत्ल, विरासत से महरूमियत, ज़बरदस्ती की शादियाँ, इसकाते हमल और जहेज़ जैसी जो कबीह रस्में हैं उनकी भेंट चढ़ती जा रही हैं, और आज इसी मौजू पर हमने बात बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा खालिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वाइज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में, आप मेहमान बनी। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने आलमी दिन के हवाले से हमें यहाँ पे बात करने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि आप सोसाइटी में क्या देख रही हैं हमारी, कि लोग तो इनकारी हैं, वो तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोसाइटी तो बिल्कुल ठीक है और हम तो हकूक़ देते हैं, बल्कि
हकूक़ जितने नहीं भी बनते वो भी देते हैं, और हमारे कुछ लिखारी भी हैं जो बड़े आलमबरदार बनते हैं इसके, लेकिन उसके बाद उनकी तहरीरों में भी नज़र आता है कि वो ख़वातीन को किस नज़र से देखते हैं। तो क्या सोचती हैं आप कि हम कहाँ पर खड़े हैं ख़वातीन को हकूक़ देने के हवाले से? हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हमने सब हकूक़ दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हल्के भी मौजूद हैं, वो ख़वातीन और मर्द भी मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने हकूक़ दे दिए हैं, ये दरअसल आपके थे ही नहीं, और आपका जो कब्ज़ा था हो सकता है आपने वो छोड़ा हो तो वो किसी को मिल गए हों। असूली तौर पर ये बात अपने आप में ही बहुत गलत है कि मैंने आपको हक दे दिया है। दरअसल जो भी इंसान पैदा होता है, और तख्लीक के अमल में आपको भी पता है कि जिन्स का तयन कुदरती और फितरी एक अमल है जिसमें औरत, मर्द और ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, तो वो अपने साथ अपने हकूक़ लेकर खुद पैदा होते हैं, और उसके बाद जिस रियासत के वो शहरी होते हैं उस रियासत का कोई ना कोई कायदा कानून होता है। हमारा तो आईने पाकिस्तान है, और उसके अंदर भी औरतों, मर्दों और ट्रांसजेंडर मैं जिन्स की बात करूं कि पैदाइशी तौर पर जब बच्चा आया तो फिर उसके हुकूक जो हैं वो वहाँ पर भी उसको गारंटी हुए हैं। तो ये कहना, आप कहें या कोई और कहे कि मैंने आपको हुकूक दिए हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मुगालता है। और इस बात को चैलेंज करने वाले भी, पॉजिटिवली चैलेंज करने वाले और समझाने वाले भी बहुत से लोग हैं, और वो इस बात को समझते हैं कि एक इंसान जब किसी भी सरजमीन पे, किसी भी घर में, किसी भी तबके के अंदर पैदा हुआ और उसकी कोई भी जिन्स थी, तो वो पैदाइशी और फितरी तौर पर अपने सारे हुकूक साथ लेकर आता है। हाँ, कहाँ कहाँ गज़ब हुए, कहाँ कहाँ कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया, स्टोरी सिर्फ यहीं पे आके ख़त्म होती है। अच्छा पुष्पा साहिबा, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की कुछ बात करें तो 2023 में मुल्क भर में जो ख़वातीन हैं उनके अगवा, तशद्दुद और जो हिरासगी और ज़्यादती के वाक़यात, 7,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। हम देखते हैं कानून भी हैं, बिल भी हैं, इदारे भी हैं, अमल दरामद नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसके दो हिस्से कर लेते हैं इस बात के लिए। मैं ये समझती हूँ जो आदाद शुमार आपके पास हैं, कुछ मेरे पास भी हैं, और वो गैर सरकारी तरीके से भी जमाशुदा आदाद शुमार होते हैं और कुछ सरकार भी करती है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर एक पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक इदारा बना हुआ है जिन्होंने मुतारिफ़ कराया कि औरतों की सेफ्टी और मोबिलिटी को किस तरह से फर्दर सेव किया जा सकता है। उन्होंने एक 15 के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई, और जिसका मतलब ये था कि अगर आप ख़तरा महसूस करें कोई ख़वातीन या बच्चियाँ या बच्चे, तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। तो वो इस तरह से सेंट्रलाइज्ड कनेक्टेड है विद द पुलिस स्टेशंस। अभी फ़िलहाल कुछ अर्सा पहले उन्होंने इसी का एक और फीचर डेवलप किया इस ऐप का, जब वज़ीर आला पंजाब एक ख़ातून आई हैं और उनका अपना भी एक हसासियत का लेवल है इस हवाले से, तो उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी से कहा कि आप एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है वो कायम कीजिए। अब वर्चुअल पुलिस स्टेशन का यही मतलब है कि अगर मैं किसी वक्त किसी मुश्किल में हूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर रखा है या मैं वायलेंस का शिकार हो रही हूँ, तो मैं 15 पे कॉल करूँगी और आगे VPS जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, मैं उस बटन को प्रेस करूँगी तो मेरी शिकायत जो है वहाँ दर्ज हो जाएगी। और वो एक कमरे के अंदर का सेटअप है जो कि तमाम पुलिस स्टेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी 4 माह या 5 माह की जो रिपोर्ट कहती है वो 1,97,000 शिकायत मौसूल की हैं उस एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन ने। तो आप ज़रा ये देखिए कि वायलेंस का जो फैलाव है और इसकी शिकायत की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने रिजॉल्व भी किए, रजिस्टर्ड भी हुए और कुछ एड्रेस भी हुए और कई जगह पे जाके उन्होंने रेस्क्यू भी किया ख़वातीन को। तो मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन घर से नहीं निकलती, वो जिस मुश्किल में जिस जगह पे भी होती हैं, और ये पंजाब के तमाम अज़ला में ये कनेक्टेड है सर्विस। तो 1,97,000 शिकायत जब मौसूल हुई हैं तो ख़ुद इदारे की अपनी हैरानगी में बहुत इजाफा हुआ है कि हाँ, हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि वायलेंस की अकरेंस इतनी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा हमें शिकायत मौसूल होंगी। तो एक तरफ तो ये आदाद शुमार की बात है। एक और मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कि ये सारा पाकिस्तान का जो माहौल है जिसमें वायलेंस हो रहा होता है, इसको 4 ज़ावियों से देखा गया कि औरत के ख़िलाफ़ वायलेंस की क्या हालात हैं, और अगर औरतों को वायलेंस से बचाना हो तो कहाँ कहाँ इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए,
مین اسٹریم کرنا چاہیے. اس کے مطابق یہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے, اسے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کہا جاتا ہے, ہر سال شائع ہوتی ہے, اور میں تقریباً پچھلے 15 سال سے اس رپورٹ کو آبزرو کرتی ہوں, انالیسس کرتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک جینڈر گیپ موجود ہے, ترقی کے حوالے سے, زندگی کے بچاؤ کے حوالے سے, مین اسٹریمنگ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے 146 اسٹیٹس کا کمپیریزن نکالا, اور پاکستان اس میں 145 نمبر پہ آ رہا ہے, اوکے, دا سیکنڈ لاسٹ. اب آپ کا سوال کا میں دوسرا حصہ لے لیتی ہوں کہ اچھا لاز ہیں, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ لاز محض ایک واقعے کو, ایک ایکٹ آف جو وائلنس ہوا ہے اس کو کرمنلائز کرے گا اور کچھ میکنزم انٹروڈیوس کرائے گا, سزائیں سنا دے گا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہی چینج نہیں ہو رہا تو وائلنس رکنے والا نہیں. ٹھیک ہے, آپ لاکھ سزائیں دے دیں, اور اگر یہی مائنڈ سیٹ ٹریول کر کے پولیس, پروسیکیوشن, جوڈیشری, خصوصاً میں لوور جوڈیشری کی بات کروں گی, جہاں یہ انٹری پوائنٹس ہیں جہاں ہم نے وائلنس کا ریڈریسل لینا ہے, انصاف لینا ہے. اگر وہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا وہاں پر بھی موجود ہے تو آپ بھلے لاکھ اچھے قوانین بنا لیں. اور میں اپریشیٹ کروں گی گورنمنٹ آف پنجاب کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, جنہوں نے ہم عورتوں کے یہ مطالبات سنے, انہوں نے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کو پینلائز کیا, کرمنلائز کیا. لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ مائنڈ سیٹ وہاں پر بھی موجود ہے تو پھر عورتوں کو انصاف بھی نہیں ملے گا, اور امپلیمنٹیشن کا سوال بھی وہیں رہ جائے گا. تو اینڈ گول آپ مائنڈ سیٹ پوری سوسائٹی کا جہاں پر چینج کر رہے ہیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ مردوں میں آگاہی کی اس کی ضرورت ہے, اور کتنا آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کو آگاہی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اکثر جو تشدد ہے اسے کئی بار دوسرے پارٹنر کا حق سمجھ کر بھی برداشت کر لیا جاتا ہے. دیکھیں, یہ سوشل کنڈیشننگ کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد کا, ہماری فیملیز کے اندر ہم نے عورتوں کو کیا سٹیٹس دیا ہے, ہم مردوں کی تربیت کے دوران ان کو کیا بتاتے ہیں. محض یہ جو تھوڑی نہیں, بہت ساری کنفیوژن ہے ہمارے گھروں اور خاندانوں کے اندر سے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم عورتیں بھی کہیں اس میں حصہ ڈال جاتی ہیں کیونکہ ہم اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. تو یہ جو بات سمجھنا ہے کہ گھر کا جو مرد ہے اس کے پاس چونکہ جسمانی طاقت بھی ہے, اس کے پاس ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, اس کے اوپر خاندان انویسٹ بھی زیادہ کرتا ہے ان ٹرمز آف کہ ایجوکیشن ہے, یا تم اچھا ٹائم بھی ایز ریسورس اگر آپ لے لیں, عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے وہ, سوری عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے وہ. یہ سارا کچھ میرے خیال سے پہلے آپ نے بات کی ہے کہ اوور آل مائنڈ سیٹ جو خاندان کو ایز این انسٹیٹیوشن لیں, میں ابھی یہ چیزیں, تو وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی بھی جو ترتیب ہے وہ کہیں الٹی سیدھی ہوئی ہے, اور وہاں کنفیوژن کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو, لڑکوں کی تربیت اور طرح سے کرتے ہیں, لڑکیوں کی تربیت اور پرسیپشن کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کے ویوز اور پرسیپشن جب بہت زیادہ بدل جاتے ہیں, میچور ہو جاتے ہیں, تو پھر وہی سوسائٹی ہے, وہی ادارے ہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پہ ٹریول کرتا ہے. تو ہم کو ہر جگہ پر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں استاد, وکیل, جج, کوئی بھی پروفیشنلز, میڈیا ایون بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا, ہر کسی کے ساتھ کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اچھا بشرا صاحبہ, میں چاہوں گی کہ بتائیں کہ وائس بڑا کام کر رہے ہیں, تو اوور آل پروسیجر کیا ہے, کس طریقے سے یہاں کام کیا جاتا ہے, اس پر بھی ذرا. دیکھیے, وائس جو ہے یہ میں چونکہ اس کی فاؤنڈر بھی ہوں, تو ایک پیشن تھا اور یہ پروفیشن میں پھر کنورٹ ہوا. تو یہ عورتوں کی تنظیم ہے, عورتیں اس کی زیادہ تر لیڈرشپ میں تو ہیں ہی عورتیں, اور اسے ہم ویمن لیڈ آرگنائزیشن کا نام دیتے ہیں. اسی طرح سے ہماری سینئر پوسٹس کے اوپر بھی خواتین ہیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ اسپیس لڑکیوں اور عورتوں کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو رن کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو گھریلو تشدد ہے یا تشدد کی کوئی بھی شکل ہو, ہم عورتوں تک پہنچتے ہیں اور ان کو وہ طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریونٹ کیسے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد واقعات ہونے کے بعد خدا نخواستہ ان کو جہاں جہاں جس لیول کے اوپر ضرورت پیش آتی ہے, قانونی مدد ہو, طبی مدد چاہیے یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ چاہیے, اور اس کو ری ہیب کرنا ہے, تو ہم پھر مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر ان کو زندگی میں دوبارہ نارملائز ہونے کا موقع بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ بہت ضروری ہے, ان کا پولیٹیکل سفیئر کے اندر اور پبلک سفیئر کے اندر اپنے آپ کو
लेकर आना बहुत ज़रूरी है, उनको फ़ैसला साजी का हिस्सा होना चाहिए। तो इस लिहाज से हम फिर गवर्नेंस सिस्टम के अंदर औरतों का क्या रोल होगा उस इशू पे भी काम करते हैं। तो रिसर्च के ज़रिए औरतों से मिलना और ख़ास तौर पर बराह रास्त औरतों से ग्रुप्स की शक्ल में मिलना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और वाइस के मुतालिक बताने के लिए। वाइस से बिल्कुल रब्ता करें अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे वाक़े का शिकार हो जाएं, और इसके अलावा आप बातों की हद तक ना रखें, इसे प्रोग्राम देखने की हद तक ना रखें, इसके घरों पर अप्लाई करें, क्योंकि इस बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ें उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें, जो आप सुने उससे जो बेहतरीन बातें हैं निकाल कर अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना मत भूलें। ख़वातीन को अपने साथ लेकर चलें, शाना बशाना चलें। फिर की बात हासिल। वेलकम बैक जनाब, आपकी मुलाकात करवाते हैं सक्खर के एक नौजवान से जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बॉडी बिल्डर हैं यूसुफ अवान, जिन्होंने थाईलैंड में होने वाली बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आपको ये बताएं कि यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल भी जीता था। बाद अज़ां साउथ एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर तीसरे नंबर हासिल किया और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौम की नुमाइंदगी की है। नौजवान पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर यूसुफ अवान ने अपनी मदद आप के तहत थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लिया और ये एजाज़ अपने नाम किया है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं कि उनका ये मुकाबला कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है, आपने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया है और इसके लिए आपने मेहनत भी बहुत खूब की होगी। कैसा रहा आपका ये सफ़र? जी मैडम, मेहनत तो बहुत की है इसके लिए और बहुत बड़ा स्टेज था ये, तो बड़े स्टेज के लिए लाजमी बात है कि बड़ी मेहनत चाहिए, तो बहुत मुश्किल भी है इसके अंदर मुझे। तो इसके अलावा काफ़ी सारी माना चीज़ें थी यहाँ पर, तो थोड़ा मुश्किल का। अच्छा, तो ये बताइएगा यूसुफ साहब, आप अपनी मदद आपके तहत ही पहुंचे वहां पर? बस कुछ सक्खर IBA के मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने सपोर्ट की, उसके अलावा ये अरसलान साहब हैं मेहर जो है हमारे यहाँ पर सक्खर में, उसने भी सपोर्ट की। और कराची का एक दोस्त था मेरा, बहुत अच्छा दोस्त था, ये फराज नाम है उसका, फराज, उसने उस स्टेज तक पहुंचाने वाला वो बंदा है, फराज नाम है, कराची का ही था वो। जबरदस्त। अच्छा, यानी आपको सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की जो मदद है वो नहीं की गई और आप इसी तरह कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स के तहत इस मुकाबले में शिरकत कर पाए? जी ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बॉडी बिल्डिंग का जो सफ़र है वो कितना तवील है, कब से आप कर रहे हैं और इससे पहले कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं जिनमें आप हिस्सा ले चुके हैं और मेडल्स जीत चुके हैं? ये जो मैडम मेरा जो ये शुरुआत हुई थी तकरीबन 2006 से हुई थी इस फील्ड के अंदर, मुझे तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं वैसे तो काफी सारे टाइटल जीते, जैसे माना अपने छोटे से डिवीजन के मुकाबले होते हैं, सक्खर हो गया, सिंध हो गया, कि पाकिस्तान की भी कंपटीशन काफी सारे जीते, साउथ एशिया में भी उतरा में वैसे 3री पोजीशन आई थी। तो मेरा जो ये मुकाबला था ये मेरा एक शौक था, मेरा एक जुनून था, और इसके अंदर जो मैंने लोगों से जो मैंने चंदा करके जो मैंने अपनी मदद की है ना, कि मुझे पता है वो बिल्कुल हम समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। हेल्प बोल दो, क्योंकि मेरे सक्खर IBA के लोगों ने मुझे बहुत सारी हेल्प की, क्योंकि वहां पर मेरी जॉब पे ऑलरेडी मैं 8 साल से वहां डॉक्टरों को ट्रेनिंग कराता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपका शौक है, आपका जो एक माना ये आप गोल अपना पूरा करें, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की। बिल्कुल, आप जिस तरह से ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, हम आपकी कहानी देखकर ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, और हम आई एम श्योर कि जो हमें देख पा रहे होंगे वो भी आपकी मेहनत देख ही पा रहे हैं कि कैसे आप सिल्वर मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, अपनी कहानी बताइएगा कि कहाँ से शुरू हुई, इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे आपने बॉडी बिल्डिंग करने का सोचा? इब्तदा देखें, जिम में अगर कोई भी अगर आता है ना सर, के वो एक फिटनेस के लिए आता है, बॉडी बिल्डर बनने के लिए आता। बॉडी बिल्डिंग एक अलग फील्ड है, उसकी डाइट अलग है, उसका उठना बैठना रहन सहन बहुत अलग है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल अलग है, माना इसका बहुत कुछ है। फिटनेस करना, जिम में आना ये तो बहुत आसान है कि वजन बढ़ा लेना, वजन करना ये बहुत आसान है। बॉडी का जो टैटू करना होता है ना, ये टफ होता है ये। तो इसके लिए इसमें आपने बहुत सी कुर्बानियां देनी होती है, तो जाके कहीं बंदा बॉडी बिल्डर बनता है, तो फिजिक बनता है।
बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, इस सारे जर्नी में आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको रही कि जब से आपने शुरू किया और फिर ये आपने भी बॉडी बिल्डर बनने का आपका सफ़र शुरू हुआ, और जो ख़ास तौर पर अब जिस चैम्पियनशिप में आपने हिस्सा लिया है उसके बाद जब आप मेडल जीत कर आए तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, और ख़ास तौर पर ये बताएं कि सक्खर की आवाम ने आपका कैसा इस्तकबाल किया? घर वालों का तो ये, मैडम मेरी वाइफ है, वो तकरीबन दिन में मेरी 6 से 7 दफा डाइट बनाती है, सारा दिन इसी में ही लगी रहती है मेरी डाइट, क्योंकि सारा उबला हुआ खाना होता है, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गई, अंडे हो गए, तो तकरीबन टाइम यही पास हो जाता है ना, वो थक भी जाती है बेचारी। तो बाकी दोस्तों का ये है कि दोस्त मेरे बहुत सारे खुश थे, जिन लोगों ने मुझे हेल्प की वो तो बहुत ज्यादा खुश थे, वो रहने के लिए भी आए थे यहाँ पर जहाँ मैं रोड स्टेशन पहुंचा जब मैं, तो कराची में भी काफी सारे फ्रेंड्स आ गए थे, दोस्त थे वहां पर जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा। कराची में मेरा एक भी अपना घर नहीं है जाती ना, मेरे जानने वाले तो भी लोग आ गए थे वहां पर ना। बिल्कुल। तो सक्खर में तो अपना घर, फिर मेरा अपना पूरा खानदान आ गया वहां पर। यूसुफ, आप तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ घर वापस खाने के लिए आते होंगे क्योंकि जो मेहनत आपकी देखी है और जितने मेडल्स आप लेकर आए हैं, लगता है आप सारा वक्त जो है जिम में ही गुजारते होंगे। असल में सर पहले ये शौक था, अब रोजगार यही है ना, क्योंकि मैं इसी से कमाता हूँ और इसी से मेरा घर चलता है। सही है। अच्छा, आगे कौन सा ऐसा एजाज है जो हासिल करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपने हिस्सा लेना है? अभी मैडम ये तकरीबन 2 महीने के बाद रमजान से पहले दुबई स्पोर्ट हो रहा है, तो वहां पर मैंने जाना है, और उसके अलावा रमजान के बाद फिर अमेरिका में भी है मुकाबला, वहां पर भी जाना है। मैंने कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह, जैसे आप भी किए। तो अरसलान साहब ने बोला है, हमारे जो मेयर है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि आज के बाद कभी भी आपका कंपटीशन वगैरह होगा ना, तो आपको टिकट वगैरह आना जाना मैं खुद दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, और अल्लाह करे कि आपकी ये कोशिश भी कामयाब हो और आप अमेरिका में भी झंडे गाड़ कर आए। ये बताइएगा कि किसी ने रहनुमाई की थी शुरू में आपको, क्योंकि आपने कहा कि जिम जाना, वेट गेन करना, वेट लॉस करना लोग आसानी से कर लेते हैं, किसी ने रहनुमाई की कि आपकी बॉडी शेप ऐसी है या आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप बेहतर वर्कआउट कर रहे हैं? जी, काफी बंदों ने की थी। फिर वो ऐसा है कि क्योंकि बॉडी की जो बंदा जीतता है ना, उसकी एक क्वालिटी होती है बॉडी की, क्योंकि बॉडी बिल्डर सब होते हैं, पर जो जितवाती है वो बंदे की अपनी क्वालिटी होती है, खूबसूरती होती है बॉडी की अपनी। तो वो बहुत कम बंदों में पाई जाती है। वो अल्लाह की तरफ से ये एक वो होता है कि गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट होता है, तो क्वालिटी जितवाती है तकरीबन बॉडी की ना। आप मेरी अगर कोई पिक्चर वगैरह देखेंगे ना, तो मेरे साथ जो है मेरे से बहुत बड़े हैं, पर वो मेरे आगे फीके हैं सारे, तो क्वालिटी जितवाती है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि डाइट जो है वो 6 से 7 मील्स होती हैं जो लेनी होती हैं, डाइट और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डाइट का भी काफ़ी बजट तो होता होगा आपकी, तो वो सब कुछ मैनेज हो जाता है आपके जिम से ही, जिस तरह से आप ट्रेनिंग भी कराते हैं लोगों को? मैडम मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे दोस्तों ने किया ये सारा ना, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी जेब से करता हूँ, मैं अपनी जेब से नहीं करता, मेरी इतनी आमदनी बिल्कुल नहीं है। चैंपियनशिप के अलावा जो डेली रूटीन में आपकी डाइट होती है वो भी सेम होती है, या सिर्फ उन खास दिनों में जो डाइट है वो वाली फॉलो करनी पड़ती है स्ट्रिक्टली? जो सीजन होता है ना मैडम, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, तो मेरे तकरीबन 3 किलो तक मेरा वो होता है, मील होते हैं मेरे तकरीबन। जैसे 1.5 किलो मुर्गी ले ली, 1 किलो फिश ले ली, 24 अंडे ले लिए एक दिन में। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा जब ऑफ सीजन होता है ना, तो हम लोग तकरीबन आधा किलो बीफ के अंदर गुजारा करते हैं, फिर आलू ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, इस किस्म की हम लोग चीजें ले लेते हैं। यूसुफ साहब, आपकी बातें सुन के मुझे भूख लग गई है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। यूसुफ अवान बता रहे थे उनकी जर्नी कैसी रही। ये चैंपियनशिप उन्होंने जीती है थाईलैंड में, और हम यहाँ पर खुश हैं और हम उन्हें गुड लक कहते हैं उनकी अमेरिका की चैंपियनशिप के लिए भी। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में याद करेंगे माजी के मारूफ गुलकार सलीम रज़ा को। उनके मद्दाह आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। सलीम रज़ा 4 मार्च 1932 को हिंदुस्तानी पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने गुलकारी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया था और 1955 में फिल्म नौकर से फिल्मी सनत में कदम रखा था, और उसी साल रिलीज होने वाली फिल्म कातिल के गीत गाकर वो काफ़ी मकबूल भी हो गए थे। उन्हें असल शोहरत 1957 में फिल्म 7 लाख के गीत यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ से मिली, जिसके बाद उन्होंने मुतादिद फिल्मों को अपने गीतों से मुज़य्यन किया, जिनमें ए दिल किसी की याद में, जाने बहारा, रश्क चमन और कहीं 2 दिल जो मिल जाते हैं जैसे मुतादिद यादगार
यादगार नगमात शामिल हैं। और सनत में अहमद रुश्दी, मेहदी हसन, मसूद राना, मुजीब आलम और दीगर गुलकारों की आमद के बाद उनकी मांग में कमी आती चली गई और वो मायूस होकर कनाडा चले गए थे। लेकिन उनके ये गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं और किसी का बचपन, किसी की जवानी और किसी का बुढ़ापा इससे आज भी सजा हुआ है। जी हाँ, ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।